हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर राम आप लोग का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से इस लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें कि हम लोग हिंदी मीडियम में जो एनसीईआरटी लिखी गई है उसको लाइन बाय लाइन उसका अध्ययन कर रहे हैं। और जो बारीकियाँ इस किताब ने लिखी हैं, जो किताब की बारीकियाँ हैं, वो हम तभी समझ पाते हैं जब इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, और तभी हम समझ पाते हैं कितनी शिद्दत के साथ इस किताब को लिखा गया है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि इससे पहले वाले लेक्चर में जो इस किताब ने नोटेशन फॉलो किया है फोर्स को दिखाने के लिए और डिस्टेंस को दिखाने के लिए, उसको समझाते हुए थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ों को उल्टी सी हो गई थी। तो इस लेक्चर में हम उसको ठीक कर लेंगे और चलिए देखते हैं कि क्या नोटेशन फॉलो करते हैं ये फोर्स को, चार्जों के बीच में, आवेशों के बीच में लगने वाले बल को प्रदर्शित करने के लिए किस तरह के नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग उस नोटेशन को एक बार जस्ट देख लेते हैं। देखो भाई, ऐसा कुछ है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बल है, जस्ट मिनट, मान लीजिए हमारे पास एक बल है, एक मैं कलर ले लेता हूँ। एक हमारे पास चार्ज है, यहाँ पर Q1 चार्ज है, एक चार्ज हमारे पास है Q2 चार्ज है, ये दो चार्ज है, ठीक है, ये दो चार्ज हमारे पास, और इनके बीच की जो दूरी है उसको मान ले R ले लेते हैं अभी, और हम यहाँ कहीं हैं, O है, O से हमने ये दूरी ले ली R2 वेक्टर, और ये जो दूरी ले ली है इसको ले लिया है R1 वेक्टर, ठीक है ना। और अब हम यहाँ पर एक नोटेशन फॉलो कर रहे हैं, एक डिस्टेंस को हम फॉलो करेंगे कि R21 बराबर R2 माइनस R1। जो अब हम यहाँ देखो, ये जो अपने मन से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये फिगर बना हुआ है ना, यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है ये वाला फिगर, इसी फिगर की हम बात कर रहे हैं। देखिए, इसी फिगर की बात कर रहे हैं। ये दूरी है R21, ये Q2 है, R2 डिस्टेंस है, R1 डिस्टेंस है, कोई ओरिजिन क्या रेफरेंस पॉइंट, कोई पॉइंट है जहाँ से हम इसकी बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो चीज़ें हो गई हैं। तो हमारे पास इस तरह कुछ हालात हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक बल के बारे में बात कर सकते हैं, F12। तो इसका मतलब है, 1 का मतलब है वो चार्ज जिस लोकेशन पर फोर्स देख रहे हैं। तो 1 है कि जैसे कि Q1 चार्ज पर Q2 के द्वारा लगने वाले बल को F12 कह रहे हैं। Q1 चार्ज पर, यानी कि जो पहला चार्ज है Q1 चार्ज पर Q2 की वजह से जितना बल लग रहा है उसको हम कह रहे हैं F12। और ऐसे ही Q2 के ऊपर Q1 के द्वारा लगने वाला जो बल होगा उसको हम लिखेंगे F21। तो पहली पोजीशन है वो जिस लोकेशन पर बल लग रहा है, दूसरी पोजीशन है वो जिसके द्वारा लग रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पर R21 क्या है, जैसे यहाँ पर देखो, आपकी जो किताब है उसमें दिया गया है R21। तो R21 का मतलब है 1 से 2 की ओर जाते हुए दिशा। तो R21 का मतलब है, जगह कहीं लिखा है R21, तो इसका मतलब है 1 से 2 की तरफ जाने वाली दिशा। तो R21 का मतलब है ये दिशा हम कह रहे हैं, ये है दिशा R21। और R12 का मतलब क्या हो जाएगा, R12 का मतलब हो गया 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ की दिशा। ये नोटेशन है जो इस किताब ने फॉलो किए हैं और जो एक तरह से यूनिवर्सली फॉलो होते हैं। आप कोई भी स्टैंडर्ड किताब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देख सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो अगर हमारे पास चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो अगर हम इस दिशा में ऐसे एरो दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है हम R21 कह रहे हैं, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। ऐसे ही ये Q1 है, ये Q2 है, इस पे एरो है, ऐसे एरो है, तो ये हो जाएगा R12, 2 से 1 तक। तो 1 से 2 तक तो 1 2, 2 से 1 तक 2 2 1, जहाँ से इस तरह से फॉलो ये आपका पूरा हो रहा है 1 से 2 तक। तो 1 से 2 तक ये हो गया और 2 से 1 तक का ये हो गया। और फोर्स के मामले में क्या है, पहले चार्ज Q1 पे लगने वाला बल 2 की वजह से और चार्ज 2 पे लगने वाला बल 1 की वजह से। ये नोटेशन है, वेक्टर है, ये इस तरह से वेक्टर है। तो ये नोटेशन है। इसमें मैंने डिस्टेंस के मामले में थोड़ा सा उल्टा कर दिया था पिछले वाले, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। चले
आते हैं अपनी इस बातचीत पर। बातचीत के दौरान हम लोगों ने क्या कहा था कि ये तो बात हो गई कि R21 की वैल्यू क्या है। इसी प्रकार 2 से 1 की ओर जाती हुई राशि को R12 द्वारा व्यक्त किया जाता है और R12 जो होगा वो -R21 होगा। जरा देखो इस चीज़ को यहाँ से देख लो, देखो ना, R21 की दिशा इस तरफ है, R12 की दिशा इस तरफ है, तो दोनों दिशाएं अपोजिट हैं एक दूसरे की। इसीलिए अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, आपने कहा हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो R12 की जो दिशा है वो अपोजिट है R21 की दिशा के, तो इसीलिए आपको ये माइनस साइन यहाँ पर लगा देना चाहिए, इसमें कोई इश्यू नहीं है। चलिए, तो आगे क्या लिखा है, सदिशों R21 तथा R12 के परिमाणों का संकेतन क्रमशः R21 एवं R12 द्वारा होता है और किसी सदिश राशि की दिशा का विशेष उल्लेख उस राशि के अनुदिश एकांक सदिश द्वारा किया जाता है। हम कह रहे हैं जैसे कोई भी वेक्टर है, अगर आप कोई वेक्टर लेते हो तो वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है उसका परिमाण और एक होती है उसकी दिशा। तो वही लिखा है, किसी भी सदिश की दिशा का विशेष उल्लेख उसके एकांक सदिश द्वारा किया जाता है। तो जो R हैट बना दिया है, इसे हम नाम देते हैं, ये उसका यूनिट वेक्टर है, यानी इसको हम कहते हैं एकांक सदिश। ये हमारा एकांक सदिश है। बिंदु 1 से 2 की ओर और 2 से 1 की ओर इंगित करने वाले एकांक सदिश की परिभाषा इस प्रकार हम कहते हैं। तो देखो यहाँ पर इन्होंने कैसे किया है, इसे वेक्टर लिखा है वेक्टर R21, तो इसका परिमाण हो जाएगा R21, इसका दिशा हो जाएगा, एकांक सदिश हो जाएगा कैप, तो R21 जो कैप है वो हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21, वो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, ऐसे ही यहाँ पे लिखा गया है। और आप देख रहे हो कि दोनों की दिशाएं उल्टी हैं, R12 इस तरफ है तो R21 इस तरफ हो जाएगा, तो उल्टा है, तो वो आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम चार्ज 2 पर 1 के द्वारा लगने वाले बल को लिखें, तो जो हमारा कूलम लॉ है वो F21 मतलब चार्ज नंबर 2 पर चार्ज नंबर 1 की वजह से लगने वाला जो बल होगा उसका ये फॉर्मूला F21 बोल्ड में लिखा है, तो वेक्टर है 1/4πε0 Q1 Q2 R21 स्क्वायर अपॉन R21। तो यहाँ पर देखो राइट साइड में वेक्टर है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक सदिश क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि होने का मतलब है इसमें ये जो हिस्सा है ये इसका परिमाण दिखा रहा है कि राशि का परिमाण कितना है, और जो ये है ये इसका एकांक सदिश है, तो ये हिस्सा है इसका एकांक सदिश। तो इस तरह से किसी भी सदिश राशि के अंदर एक परिमाण होता है, उसमें एक दिशा होती है, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। तो ये हमारा कूलाम का जो नियम है, उस कूलाम के नियम का सदिश रूप है जो आप इक्वेशन नंबर 1.3 देख रहे हो। समीकरण 1.3 के संबंध में कुछ टिप्पणियां प्रासंगिक हैं। क्या भाई प्रासंगिकता है, देखें। समीकरण 1.3 Q1 तथा Q2 के किसी भी चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक के लिए मान्य है। मतलब इस इक्वेशन को लिखते समय हम Q1 को प्लस भी ले सकते हैं, Q2 को प्लस ले सकते हैं, या Q1 को प्लस लेकर के Q2 को माइनस कर दें, या हम Q2 को प्लस करके Q1 को माइनस कर दें, या दोनों को ही माइनस कर दें। ऐसे सभी तरह की संभावनाओं के साथ ये इक्वेशन काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये इक्वेशन केवल तभी काम करेगी जब Q1 Q2 प्लस होंगे, या इक्वेशन तभी काम करेगी जब Q1 Q2 प्लस या माइनस अलग अलग होंगे। नहीं, सभी दिशाओं में सभी स्थितियों के लिए इक्वेशन हमारे सामने मतलब रहेगी। यदि Q1 तथा Q2 समान चिन्ह के हैं, यानी दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हैं, तब F12 R12 के अनुदिश है, जो कि प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है, जिससे सजातीय आवेशों के लिए होना ही चाहिए। यदि Q1 Q2 विपरीत चिन्ह है, तब F21 R21 के अनुदिश है, जो आकर्षण को प्रदर्शित करता है, तथा विजातीय आवेशों के लिए हम इसी की आशा करते हैं। इस प्रकार हमें सजातीय तथा विजातीय आवेशों के प्रकरणों के लिए पृथक पृथक समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1.3 दोनों ही प्रकरणों को सही प्रकट कर देती है। चलो मेरे भाइयों प्यारों, जरा हम इस चीज़ को जरा समझ लें। जो पूरा पैराग्राफ लिखा है इसको एक बार आप फिर से पढ़िएगा मेरे इस बात को पढ़ने के समझने के बाद। जैसे हमारे पास एक चार्ज Q1 है, ये है हमारे पास एक चार्ज Q2, तो Q1 से Q2 की तरफ जाने वाली दिशा ये है, तो ये हो गया R21। एक से चार्ज नंबर 1 से 2 की तरफ जाने वाली दिशा ये हो गई R21, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर यही तो लिख रहे हैं, 1 से 2 की ओर जाती राशि को R21 कह रहे हैं। अच्छा, अब क्या है, मान लो
Q1 प्लस है, Q2 भी प्लस है। तो अगर ऐसा है तो उस स्थिति में इस पे जो बल लगेगा F12 और इस पे जो बल लगेगा F21 वो इस तरह से होगा। आप देख रहे हो R21 की दिशा ये है, F21 की दिशा भी ये है, दोनों एक ही दिशाओं में है। और ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है प्रतिकर्षण को। प्रतिकर्षण को दिखाने का मतलब क्या है? इधर भी बल इधर बढ़ रहा है, ये बल इधर बढ़ रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, दूसरे के विपक्ष में जा रहे हैं, विरोध में जा रहे हैं। प्रतिकर्षण होगा ना, एक दूसरे से खफा है। खफा होने का मतलब क्या हुआ कि इधर एक आदमी भाग रहा है, एक पात्र इधर भाग रहा है। खफा होने का मतलब नहीं ना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, नाराजगी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे पास Q1 है, Q2 है, मान लो इसमें से एक प्लस है, एक माइनस है, कोई भी प्लस माइनस कर सकते, विजातीय हैं। तो ऐसी दिशा में क्या होगा? आपके पास ये दिशा है R21 और जो बल होगा ये ऐसे होगा, F12 इधर होगा और ये F21 इधर होगा। तो R21 के अपोजिट है F21, तो R21 की दिशा इस तरफ है और F21 की दिशा उसके अपोजिट है ना। तो ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इन दोनों चार्जों के बीच के आकर्षण को। तो यही चीज़ है उस पैराग्राफ में लिखी हुई थी। थोड़ा सा मतलब उस तरह से भाषा में लिखा है, हो सकता है समझने में वो उस समय एक बार पढ़ने में दिक्कत लगे, बट अब हम फिर से पढ़ते हैं, समझ गए ना, तो फिर से पढ़ते हैं। तो देखें, समीकरण के किसी भी चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक के लिए मान है, मतलब चार्ज को चाहे प्लस रखो सबके लिए फॉलो होगा। अगर Q1 Q2 समान चिन्ह के हैं, यानी दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, तब F21 R21 के अनुदिश होगा। जरा देखो कहाँ पर दिखा है, ये देखो F21 की दिशा भी इस तरफ है और R21 की दिशा भी उसी दिशा में। अनुदिश मतलब होना होता है एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ पे F21 और R21 दोनों एक ही दिशा में है और ये किसकी निशानी है? प्रतिकर्षण की। तो वो लिखा है उन्होंने, जो प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है। तो जैसे सजातीय आवेशों के लिए होना भी चाहिए, प्रतिकर्षण होना भी चाहिए। अगर Q1 Q2 विपरीत चिन्ह के हैं तब F21 R21 के अनुदिश होगा। तो यानी कि क्या होगा? उस दिशा में F21 माइनस R21, मतलब F21 इधर है, R21 इधर है, दोनों दूसरे अपोजिट उल्टी दिशा में है, तो माइनस साइन यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये F21 माइनस R21 के अनुदिश है, यानी कि R21 के उल्टी दिशा के अलॉन्ग है, जो आकर्षण को प्रदर्शित करता है तथा विजातीय आवेशों के लिए हम इसी की आशा करते हैं। तो इस तरह से सजातीय आवेश और विजातीय आवेश दोनों ही स्थितियों के लिए इक्वेशन नंबर 1.3 हमारे काम की है। हमें इसमें कुछ भी नया नहीं जोड़ना है। आप चार्ज की दिशा को, चार्ज की साइन को, चिन्ह को जैसे ही प्लस माइनस ऋण धन लोगे, उसी हिसाब से F12 वगैरह अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों को ही स्थितियों को दिखा सकता है। तो आपको लोग कुछ अलग से प्रवर्धन वहाँ पे नहीं करना है। इस प्रकार हमें सजातीय और विजातीय आवेशों के प्रकरणों के लिए पृथक पृथक समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1.3 दोनों ही प्रकरणों को सही प्रकट कर देती है। चित्र 1.6b, कहाँ भैया 1.6b, ये देखो, ये चित्र देखो और ये चित्र देखो, ये सभी चीज़ें बता रही। अब इस चित्र में एक चीज़ और देखो, जरा मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर इस डायग्राम में आप एक चीज़ देखो, ये देखो, अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है, Q1 Q2 पॉजिटिव कब होगा? अगर मान लो Q1 भी प्लस है और Q2 भी प्लस है, तो दोनों गुणा क्या होगा? प्लस गुणे प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। अगर ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस। ये बेसिक अलजेब्रा सब मालूम है। तो अगर Q1 Q2 दोनों गुणा प्लस है, यानी कि 0 से ज़्यादा है, तो आप क्या पाओगे? ये स्थिति किसको दिखा रही है? ये स्थिति दिखा रही है प्रतिकर्षण को, यानी कि एक दूसरे से विरुद्ध है, विरोध में है। लेकिन अगर Q1 Q2 1 से कम है, ये कब होगा? मान लो Q1 प्लस है, Q2 माइनस है, दोनों गुणा करोगे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। Q2 माइनस है, Q1 प्लस है, इस तरह से है, तो भी दोनों का माइनस हो जाएगा। माइनस मतलब एक 0 से छोटा हो गया, तब ये किसको दिखाएगा? तब ये एक दूसरे की तरफ, देखो ये भी इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, इस तरह से भागते हुए चले आ रहे हैं। ये आकर्षण की निशानी है। उल्टा भाग रहे हैं, ये एक दूसरे से प्रतिकर्षण की निशानी है।
तो इस तरह से हम आकर्षण को, प्रतिकर्षण को, सबको यहाँ पर 1.3 जो हमारी समीकरण है इससे हम समझ रहे हैं बड़े आराम से। ठीक है, Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल F12 को समीकरण 1 और 2 के सरल अंतर परिवर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि F12 जो है वो उसकी दिशा -F21 के बराबर है। इस तरह से अपोजिट है ना एक दूसरे के, दोनों अपोजिट होंगे हमेशा। जैसे मान लो प्रतिकर्षण हो रहा है तो F12 इस तरफ है, F21 इस तरफ है, अभी भी उल्टा है एक दूसरे के। आकर्षण हो रहा है तो F12 इस तरफ है और F21 इस तरफ है, अभी भी अपोजिट है। भाई ये भी तो अपोजिट हुआ, ये इधर जा रहा है बाएं से दाएं, ये जा रहा है दाएं से बाएं, अपोजिट। या दोनों ऐसे जा रहे हैं तो भी अपोजिट। तो इस तरह से आप देखोगे F12 और F21 एक दूसरे से हमेशा उल्टी दिशा में होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जैसा एक तरह से कह सकते हैं। तो वही लिखा है, इस प्रकार कूलम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के हिसाब से सारा काम यहाँ पर चल रहा है। चलिए, कूलाम नियम यानी 1.3 के निर्वात में दो आवेशों Q1 Q2 के बीच आरोपित बल प्राप्त होता है। याद रखो, ये जो कूलम का नियम है ये निर्वात की स्थिति में लिखा गया था, मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ कोई चार्ज नहीं रखा, सिर्फ दो चार्ज जो बिंदु आवेशों का जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, केवल उन्हीं के लिए बात चल रही है, उसके अलावा और कोई चार्ज नहीं है। निर्वात की बात हो रही है, उसके लिए है। यदि आवेश किसी द्रव्य में स्थित हैं और दोनों आवेशों के बीच रिक्त स्थान में कोई द्रव्य भरा है, तब द्रव्य के आवेशित अवयवों के कारण स्थिति जटिल बन जाती है। और अगले अध्याय में हम द्रव्य के स्थिर विद्युतिकी पर विचार करेंगे। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, अगर हमने कहा कि हमारे जो दो आवेश हैं इनके बीच में कोई और माध्यम है, निर्वात नहीं है, कोई और माध्यम है, हो सकता है कोई द्रव्य हो, कोई भी द्रव्य हो सकता है, ठोस हो सकता है, तरल हो सकता है, गैस हो सकती है। तो अब क्या हुआ, सिर्फ आवेश जो आपने माने हैं केवल वही नहीं है, अब उसके अलावा जो द्रव्य माध्यम है उसके भी गुण यहाँ पर प्रभावी होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप एक जटिल स्थिति देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि अब आपको उस माध्यम के वो जो बीच वाले लोग हैं ना, बीच वाले जो उसके गुण है, उस माध्यम का जो गुण है उसको भी अब आपको मानना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जैसे आप हो, आपका मित्र है, सिर्फ दो लोग हो, दोनों में प्रेम है, आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, बहस है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, एक दूसरे के प्रति दुराव है, सिर्फ आप दो की मामले की बात है। ठीक है, तो आप सुलह समझौते की गुंजाइश जो होगी वो आप दोनों के बीच में होगी। लेकिन अब आपने क्या किया, अपना ये भी प्रेम, आकर्षण, प्रतिकर्षण जो भी कुछ है ना, ये ले गए तुम बाहर के लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर लिया और लोगों को इन्वॉल्व कर लिया। अब सिर्फ तुम्हारे दोनों के बीच का मामला नहीं रह गया। अब जब इन्वॉल्व कर लिया तो जो तीसरे लोगों को, जो तीसरा पक्ष इन्वॉल्व किया है, उसके भी गुण अब आप दोनों के बीच के जो व्यवहार है उसको प्रभावित करेंगे। हो सकता है एक समय बाद आपको रियलाइज हो कि नहीं, आप लोगों को मिलकर रहना चाहिए, लेकिन जो तीसरा पक्ष है वो कह रहा है ना 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 ना, ऐसा थोड़ी है। वो अपने गुण धर्म के हिसाब से अब आपको प्रभावित करना शुरू कर देगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि अब ये जो दो लोगों का मामला था, जब तीसरा व्यक्ति उसमें आ गया तो वो 3 बॉडी प्रॉब्लम हो गई, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। न्यूटन के इस कूलाम के नियम में भी यही हो, दो चार्ज थे, निर्वात में थे, निर्वात का मतलब उन चार्जों को छोड़कर कोई नहीं था। अब जब उसमें कोई माध्यम डाल दोगे, कोई द्रव्य डाल दोगे, तो भाई द्रव्य की भी अपनी गुण है, उसके अपने भी कुछ गुण धर्म है। उन गुण धर्मों के आधार पर ये आप दोनों चार्जों के बीच में लगने वाले जो बल हैं उनको प्रभावित करेगा। यानी स्थिति को जटिल होती हुई आप देखोगे। तो वही लिखा है, स्थिति जटिल बन जाती है। तो एनसीईआरटी कह रही है यहाँ पर। चले इसी बात पर यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगला टॉपिक शुरू करने से पहले एक उदाहरण है, इस उदाहरण को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे तो मैंने प्लान किया था कि जितने भी उदाहरण हैं इनको हम थोड़ी देर बाद, जब हम चैप्टर की थ्योरी ख़त्म कर लेंगे, तो चैप्टर की थ्योरी ख़त्म करने के बाद हम इन उदाहरणों को समझेंगे। थ्योरी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम उदाहरणों को समझेंगे, ताकि उन उदाहरणों को जब हम फिर से समझना शुरू करें तो एक तरह से हम रिवाइज कर ले जाएं। अपनी जो पिछली बात हुई है, थ्योरी की जो बातें की, उनको हम रिवाइज कर ले जाएंगे उदाहरणों के जरिए। तो एक हर चैप्टर की थ्योरी के बाद एक उदाहरण करते समय उसका एक रिवीजन सा हो जाएगा, और फिर उसके न्यूमेरिकल करते समय उसका एक और
रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से वो एक चैप्टर में अगर आप ये 3 चरण कर लोगे, एक बार थ्योरी कर लोगे, फिर उसके एग्जाम्पल कर लोगे, फिर उसके प्रॉब्लम कर लोगे, तो आप थ्योरी को समझने से लेकर के उसके एप्लीकेशन के पार्ट सबको आप एक साथ भी देख लोगे। ये था, लेकिन ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार इसको देख लेते हैं। सवाल ये है कि सवाल ये है कि दो वैद्युत आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, दोनों में ही बल आवेशों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तुलना देखो, न्यूटन के नियम में आपने क्या पढ़ा था? F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वहां पर भी देखा था कि जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि F जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। कहाँ पर? न्यूटन के नियम में। कूलाम के नियम, इसको हम न्यूटन का नियम कहते हैं n, इसको कूलाम का नियम कहते हैं c। यहाँ पर भी आप देखते हो 1/r स्क्वायर होता है, तो ये तो समानता है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखें? इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करो, इनकी प्रबलताओं की तुलना करो, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए और 2 प्रोटॉनों के लिए। तो अब ये कह रहे हैं कि आप एक इलेक्ट्रॉन ले लो और एक प्रोटॉन ले लो, उनका चार्ज, उनका आवेश मालूम है तो न्यूटन के तो कूलम के नियम से बल निकाल लो। उनके द्रव्यमान मालूम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, तो उसमें न्यूटन के नियम के हिसाब से बल निकाल लो। फिर देखो जो दोनों बल आते हैं इनका कौन कम है कौन ज़्यादा है, परिमाण की तुलना करो। दूसरी स्थिति में ये करो कि 2 प्रोटॉन ले लो, एक ही जैसे सजातीय आवेश ले लो। तो पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिया, विजातीय लिया, अब आप सजातीय ले लो, तो प्रतिकर्षण होगा और फिर उस समय उसका अध्ययन करो कि बल कितना है। बी पार्ट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पारस्परिक आकर्षण के वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के त्वरण को आकलित कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी इतना हो और मास इतना दिया है, इलेक्ट्रॉन का मास ये दिया है। अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आकर्षण है, तो आकर्षण होने की तरफ खींचेंगे ना एक दूसरे को अपनी तरफ, तो जब वो खींच रहे होंगे तो उनमें त्वरण कितना होगा। त्वरण मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा ना पुराने ज़माने की फिल्मों में ऐसे गाने, हीरो भागता हुआ चला आ रहा है स्लो मोशन में, हीरोइन भागती हुई चली आ रही है स्लो मोशन में, तो वो उनमें प्रेम है, उनमें आकर्षण है, तो वो एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। तो हम उसमें फिजिक्स डाल दे रहे हैं कि हीरोइन का भागने का कि वेग परिवर्तन की दर कितनी है, हीरो के भागने की वेग परिवर्तन का दर कितना है। और कमाल की बात ये हम सोचना शुरू कर दें कि जो जितना तेज भाग रहा है, जिसमें जितना ज़्यादा त्वरण है, उसमें उसके अंदर उतना ज़्यादा प्रेम है। अब देखो, अब एक अच्छा खासा सिनेमैटिक लार्जर देन लाइफ सीन था कि एक हीरोइन भागी चली आ रही है, एक हीरो भागा चला जा रहा है। आप उसमें फिजिक्स की बुद्धि लगा के बैठे हो कि हीरो का त्वरण ज़्यादा है, हीरोइन का त्वरण कम है। इसका मतलब हीरो ज़्यादा आत्मीयता रखता है और हीरोइन उतना आत्मीयता नहीं रखती। अब आप इससे अपनी एक कहानी बुनना शुरू कर दोगे। तो फिजिक्स की ये भी है, मतलब चीज़ें जो बड़ी रोमानियत वाली हैं और आप उसको उस रोमानियत को फील करने के बजाय आप वहाँ बैठ करके कैलकुलेशन कर रहे हो। चलो भाई करो, ठीक, अच्छी बात है, इसी की तो ट्रेनिंग मिल रही है। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल जबकि इनके बीच की दूरी r है, कितना है? F, ये है। तो एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इसके बीच में वैद्युत बल जबकि इनके बीच की दूरी r है, इतना होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर देखो माइनस साइन रखा है, माइनस साइन है भाई, आकर्षण बल होगा ना, तो आकर्षण बल यहाँ माइनस साइन किसको दिखा रहा है? आकर्षण को दिखा रहा है। तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण को इंगित करता है। क्यों? समझ गए ना, क्योंकि विजातीय आवेश है। इसके तदनुरूप गुरुत्वाकर्षण बल जो हमेशा धनात्मक होता है, Fg बराबर -g mp/me/r, ये है। यहाँ पर भी माइनस जो साइन है वो आकर्षण को दिखा रहा है। अब आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ भाई कि यहाँ तो मास और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों तो, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों धनात्मक होंगे, तो ये माइनस क्यों आया? अब हम ये आगे मेरे ख्याल से जब विभव के बारे में बात करेंगे, हम लोग एक आगे जाके फॉर्मूला पढ़ेंगे कि F जो होता है वो -v होता है, या F बराबर जो होता है वो -dv/dx होता है। तो वहाँ से इस बात की का रूट निकलता है, जड़ वहाँ पर है उसका
मूल वहाँ पर है कि आखिर आकर्षण के लिए नेगेटिव साइन और प्रतिकर्षण के लिए सकारात्मक साइन प्लस साइन क्यों लेते हैं। फिलहाल माइनस साइन आकर्षण बल को चिन्हित कर रहा है। तो अब इस फार्मूले में रख करके जब आप निकालते हो तो आपकी वैल्यू आती है 2.4 × 10⁻39, यानी कि Fe जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लगभग हम केवल पावर ले लें यही बहुत बड़ी है, Fg होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में जो आवेशों के बीच का बल है जो कि कूलम के नियम से दिया जा रहा है वो 10⁻39 टाइम ज़्यादा होता है। मतलब आप इस फिगर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना होता होगा। इकाई अगर हम कहें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, तो हम अभी 10⁻13 पे पहुँचे हैं, 12 पे पहुँचे हैं। एक तो इकाई में 1 पे चला गया था, तो 10⁻12 पे जाते जाते हम 100 खरब 10 खरब तक पहुंच गए। अब उसके आगे खरब हजार खरब, अभी में 10⁻39 करना है। 10⁻12 पे हम अरब खरब में पहुंच गए हैं। 10⁻39 में हम पता नहीं कितने लाख खरब इस तरह से पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के कहेंगे आखिर में बहुत बड़ा अमाउंट है ये, बहुत बड़ा अंतर होता है। हम ये कहेंगे कि गुरुत्वीय बल की तुलना में चुंबकीय जो आवेशित बल होता है, कूलम्बिक बल होता है, ये अरबों अरब खरबों खरब गुना ज़्यादा बड़ा होता है। 10⁻39 टाइम बड़ा होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इस प्रकार r दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाणों का अनुपात, अगर हम, वो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मसला था, 10⁻39 था। अगर हम दो प्रोटॉनों के बीच में वही काम करें, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखें, तो भी ये 10⁻36 आता है। लगभग मतलब 10⁻39 10⁻36 दोनों ही वही है, अरबों अरब खरबों खरब में ही है। इसके बावजूद भी यहाँ पर यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर दो बलों के चिन्हों में अंतर है। दो प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षी है तथा कूलाम बल प्रतिकर्षी है। हाँ, सही बात है। गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा आकर्षण प्रकार का होता है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है ना। और जहाँ तक चार्जों के मामले में है तो सजातीय चार्ज जहाँ होंगे तो वहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, विजातीय चार्ज आवेश जहाँ होंगे वहाँ आकर्षण होगा। तो नाभिक के भीतर इन बलों के वास्तविक मान, नाभिक के भीतर दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 10⁻−15 मीटर होती है, एंगस्ट्रॉम से भी लाख गुना कम होती है। तो F जो होता है वो करीब, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो करीब 230 न्यूटन होता है। अब देखो, मतलब इस किताब की बात देखो, इस किताब की स्थिति देखो, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा है और न्यूक्लियस के अंदर की आपको जानकारी दे रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर मान लो एक प्रोटॉन यहाँ, एक प्रोटॉन यहाँ है, ठीक है, और इनके बीच में आप प्रोटॉन सेम चार्ज के हैं तो दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, और इन दोनों मास है इसमें तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो रिपल्सन कितना है? रिपल्सन है 230 न्यूटन, एक वैल्यू निकाली। और गुरुत्वाकर्षीय आकर्षण कितना है? 10⁻⁻35 न्यूटन, मतलब हमसे पावर ले रहे हैं। तो आप खुद ही देख लो कि नाभिक के अंदर गुरुत्वीय बल तो लगभग ना के बराबर है। कहाँ 230 प्रतिकर्षण बल और कहाँ 10⁻34 न्यूटन का आकर्षण बल। तो तुलना ही नहीं है किसी तरह से, बिल्कुल मतलब टोटली वाइट वॉश है पूरा, यहाँ पर क्लीन स्वीप हो गई है। तो इन दो बलों का विमाहीन अनुपात दिखाता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में वैद्युत बल अत्यंत प्रबल होते हैं। याद कर लो, इसलिए इसको हाईलाइट किया है। बहुत ज़्यादा प्रबल बल होते हैं जो विद्युत बल होते हैं, किसकी तुलना में? गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। ये है मामला। अब देखिए दूसरा पार्ट, एक प्रोटॉन, अब वो हीरो हीरोइन वाला अट्रैक्शन किसमें कितना त्वरण है इसको देखते हैं। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित वैद्युत बल F परिमाण में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक प्रोटॉन पर आरोपित बल समान है। बात सही है कि एक प्रोटॉन जितना बल इलेक्ट्रॉन पे लगाता है
उतना ही बल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे भी लगा रहा है। क्यों? क्योंकि F बराबर जो होता है वो होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। गुरुत्वीय बल की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी। तो Q1 जितना बल Q2 पे लगा रहा है, Q2 उतना ही बल Q1 पे लगा रहा है। दोनों बराबर हैं एक दूसरे के ऊपर प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के हिसाब से। तथापि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान भिन्न होते हैं, इस प्रकार बल का परिमाण है। तो मतलब ठीक है, दोनों दूसरे बल तो लगा रहे हैं, जितना प्रोटॉन जितना आकर्षण लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पे उतना आकर्षण लगा रहा है प्रोटॉन पर, दोनों पे बल बराबर है। अब सवाल यह है कि लेकिन भागे कौन तेजी से? तो भागेगा वो तेजी से जिसका मास का अंतर है दोनों में। प्रोटॉन का मास कुछ और है, इलेक्ट्रॉन का मास कुछ और है। तो मास के अंतर होने की वजह से जो हल्का है वो हमें तेजी से भागता हुआ दिखेगा और जो भारी है वो हमें थोड़ा धीमे धीमे आता हुआ दिखेगा। अब जरा इसको सोचो अपनी कहानी से। हमारे पास है एक हीरो है, एक हीरोइन है। हीरो तगड़ा तंदुरुस्त है और जो दूसरा पक्ष है उसका वजन कम है। तो हल्का होने की वजह से, क्योंकि वजन कम है, मास कम है, तो वो जो हीरोइन है वो तेजी से भागेंगी क्योंकि वो हल्की है। हीरो जो है भारी है, वो उतने ही बल दोनों बराबर लग रहा है, तो दोनों बल से तो आपको लगेगा हीरो धीमे धीमे भाग रहा है, हीरोइन तेजी से भाग रही है। अब आप इससे ये तो अंदाजा लगा लोगे कि प्रेम उस तरफ ज्यादा है, हीरो तो बस ऐसे ही है। पर ऐसा नहीं है, बल दोनों बराबर लग रहा है। वो बेचारे वजन की वजह से ऐसा हो रहा है, भार की वजह से ऐसा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा वेट कंट्रोल करना जरूरी है। कहाँ गए? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन E स्क्वायर बाई आर। अब E स्क्वायर क्यों आ गया? क्योंकि भाई एक ये E है, एक ये E है। E है किसका? इलेक्ट्रॉन का। E है प्रोटॉन का। दोनों का चार्ज तो बराबर ही होता है ना। तो इस वजन मास अंतर है, द्रव्यमान में अंतर है, लेकिन चार्ज दोनों का बराबर होता है। तो ये सारा कुछ लिख दिया गया है भाई। ये 1/ε वो सारी वैल्यू रख दी गई है, ये सब रख दिया गया है। सब कुछ रख करके आपने देखा कि इतना बल है जो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोपित कर रहे हैं। अब हम न्यूटन के फॉर्मूला F बराबर ma से क्या करते हैं? A निकालते हैं। तो F बराबर m, एक बार यहाँ रखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक बार यहाँ रखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। तो जब आप यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे तो आपको त्वरण दिखाई पड़ेगा 2.5 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन है, हीरोइन है, जल्दी हल्की तो भाग रही है, इसका त्वरण इतना है। इसी गुरुत्वीय त्वरण की तुलना करने पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव नगण्य है और किसी प्रोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आरोपित कूलाम बल की क्रिया के अधीन इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण अत्यधिक है। अब अगर कोई फॉल होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये इस पर गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो 9.8 की तुलना में ये 2.5 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बहुत ज़्यादा है। तो आप ये देखते हो कि जो गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगता है प्रोटॉन की वजह से, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रोटॉन पे त्वरण का मान कितना है इलेक्ट्रॉन के द्वारा? 1.4 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ठाक ये भी सा है, ना सा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो उदाहरण नंबर 1.4 है, ये काफ़ी कुछ इसमें हमने काफ़ी कुछ देखा है, बहुत सारा त्वरण भी निकाला है, बलों की तुलना की है। इस चीज़ को थोड़ा सा अपने पास रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या गुरुत्वीय बल और जो विद्युत बल होते हैं उनमें बलों के परिमाण का अंतर कितना होता है। 10⁻39 10⁻36 इस तरह की वैल्यू होती है। अच्छा, ये 1.5 जो है ये एक बड़ा अच्छा सा है उदाहरण, ये एक थ्योरी का ही एक हिस्सा है। इसको आप जरा एक बार पढ़िएगा। मैं तो डिस्कस करूँगा ही अपने उस स्थिति में जब वहाँ पहुँचेंगे थ्योरी के बाद, बट इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। मेरे ख्याल से जितना आपने इससे पहले पढ़ा है, प्रेरण द्वारा टच कराने से चार्ज का जो डिफरेंस होता है, वो सब कुछ पढ़ोगे तो आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मेरा ये मानना है कि उदाहरण 1.5 आप खुद भी पढ़ करके उसका एक ठीक ठाक सा अनुभव उसको सीख सकते हैं। थोड़ा पढ़िएगा, थोड़ा समय बिताइएगा इसके साथ में। आगे हम लोग एक बड़ा ही जरूरी नियम पढ़ेंगे। बहुत सारे आवेश अगर रखे हैं तो उनके बीच में बल कितना होता है। तो यहाँ से हम अध्यारोपण सिद्धांत की बात शुरू करेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत जो होता है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है फिजिक्स का।
प्रकाश में भी इसको इस्तेमाल करते हैं जब आप व्यतिकरण के बारे में पढ़ते हैं, और अब आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये अध्यारोपण सिद्धांत। और ये सिद्धांत हम तब देखते हैं जब हम बहुत सारे आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बात करते हैं। भाई अब 2 चार्ज नहीं रह गए, अब मामला 2 के बीच में नहीं हो गया, अब 2 हैं, 4 है, 6 है, 8 है, n चार्ज है, n कुछ भी हो सकता है। तो उनकी वजह से किसी बिंदु पर, अब मान लो n चार्ज घेरे हैं, कोई एक बिंदु है जिसके चारों तरफ घेरे हैं, उस बिंदु पर कितना बल लगेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका सूत्र क्या होगा, उसके नियम क्या होंगे। ये जो हम अंडरलाइन कर रखे हैं, ये जो गोला बना रहे हैं, इस तरह के सूत्र का देखने में थोड़ा खतरनाक सा लगता है, लेकिन ये है अध्यारोपण सिद्धांत। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने कि अध्यारोपण सिद्धांत का परिणाम है। तो अध्यारोपण सिद्धांत क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्या उससे हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग फिर अगले पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्कार।